तो हेलो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल चैनल में। आई होप आप लोग बढ़िया से तैयारी कर रहे होंगे। और अभी तो बोर्ड्स एग्ज़ाम भी आ गए हैं काफ़ी करीब, मतलब टाइम तो मिल गया इस बार 2 महीने का। तो उसमें साथ ही साथ आप अगर जो लोग CHS का एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसका भी प्रिपरेशन इसी टाइम पे आप कर लो, क्योंकि इस बार जो टाइम गैप मिला है वो काफ़ी बढ़िया है, मतलब बोर्ड प्रिपरेशन का भी और इसका भी। तो आपके पास थोड़ा मौका है और मैं यहाँ पे आज आपको क्या बताने के लिए, मतलब तो इस वीडियो में आज तो मैं अपना चेहरा तो नहीं, लेकिन जो मैं दिखाने वाला हूँ वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि CHS एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लास 9th सिलेबस, जो काफ़ी दिनों से वीडियो आने वाला था, लेकिन स्टूडेंट्स काफ़ी डिमांड किए हैं इस वीडियो का, तो मैं इस बना रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये वीडियो केवल CHS एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लास 9th के लिए ही बन रहा है और उसी के हम लोग टॉपिक वाइज एनालिसिस और जो भी है उसका पैटर्न के बारे में आज हम देखेंगे। तो मेरी आपसे एक इच्छा है कि आप एक कोई भी एक छोटा सा कॉपी ले लें या फिर कोई पतली वाली कॉपी ले लें, ऐसा ब्लैंक कॉपी या पेज ले लें। तो थोड़ा आज जो मैं नोट करा रहा हूँ आप भी उसके साथ साथ आप उसको एक कॉपी में ऐसे जो है हेडिंग वाइज ऐसे थोड़ा थोड़ा नोट करते चलें। इससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और जो आप आज वीडियो में देखेंगे जो मैं बता रहा हूँ वो आपके दिमाग के अंदर तक काफ़ी अच्छे से घुस जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर देखो, सबसे पहले बात हम करते हैं कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की देखो, जो आपका पेपर आएगा, मैं फिर बता दे रहा हूँ, ये क्लास 9th के लिए है ये वीडियो। देखो, जो आपका पेपर आएगा ना वो टोटल 100 नंबर का होगा। ठीक ऐसा ही मतलब पैटर्न अभी आ रहा है, तो 100 नंबर का है पेपर। और फिर आपके सब्जेक्ट क्या क्या हैं ये भी आप देखो। 100 नंबर का तो पेपर हो गया और सब्जेक्ट्स हैं आपके पहला ठीक, तो ये आपके हो गए 5 सब्जेक्ट्स, जिसमें पहला है आपका मैथमेटिक्स, साइंस, जनरल नॉलेज और ये रहा इंग्लिश और हिंदी। यही 5 सब्जेक्ट्स हैं, इनका डिस्ट्रीब्यूशन है 100 मार्क्स में। यानी कि ये मैथ्स आपका पड़ा 20 नंबर का या 20 क्वेश्चन मान लो, 20, ये भी 20, ये भी 20 और ये भी आपका 20। तो टोटल हो गया 20 और हर 20 क्वेश्चन एक एक मार्क्स के हैं, यानी टोटल आपका हो गया 20 पंचे 100, 100 नंबर 100 क्वेश्चन। ये आपके एग्ज़ाम का वो हो गया। ठीक, और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि नो निगेटिव मार्किंग। ये ऐसे हल्के मत लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नो निगेटिव मार्किंग। थोड़ा राइटिंग को इग्नोर कर दीजिए क्योंकि सेटअप ही ऐसा है, क्या कहते हैं। तो नो निगेटिव मार्किंग, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी आप 100 के 100 ठोक सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा मतलब होता है ना थोड़ा सा, जिसमें तो प्रॉब्लम भी आ रही 2 या 2 ऑप्शन में, तो उसको भी आप लगा सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। और रही बात टाइम ड्यूरेशन की, तो ये आपका 100 क्वेश्चन आपको करने हैं कितनी देर में, आपको मिले हैं टोटल 2 आवर्स। ठीक, 2 आवर्स मिले हैं आपको। इसका फ़ायदा क्या है सोचो, मतलब 2 आवर्स मिले हैं फिर भी कितना, 100 क्वेश्चन पड़े आपके 120 मिनट में आपको करने हैं 100 क्वेश्चन। ऐसे दूर से देखोगे तो लगेगा यार ये क्वेश्चन तो 1 मिनट में मतलब ऐसे ऐसे निपटाने, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से जो आपका मैथमेटिक्स, साइंस, जीके, इंग्लिश, हिंदी, अब जीके में क्या दिमाग लगाना है, आएगा खटाखट खट टिक मारते जाना है। हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, अब साइंस में भी मैक्सिमम क्वेश्चन टिक मार, मतलब मेन आपका जो समय लेगा वो मैथमेटिक्स और साइंस, यही 2 समय ले सकते हैं आपके। अभी हम डिस्कस करते हैं और इसको आप ना एक काम करिए, उसको थोड़ा बहुत नोट करते रहिएगा, स्क्रीनशॉट जो भी लेना है आपको ले लीजिएगा। चलो अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो चलो नेक्स्ट चलते हैं। देखो, ये वीडियो हो सकती थोड़ी लंबी बन जाए, लेकिन इसका कोई ऑप्शन नहीं मेरे पास, तो आप कोशिश करिएगा पूरा एक बार में ही देख के जाइएगा पूरा वीडियो, तो ही आपको फ़ायदा मिलेगा। चलो बारी बारी से देखते हैं आपका सिलेबस, बारी बारी एक एक सब्जेक्ट वाइज ऐसा कुछ करते हैं, डिस्कशन करते हैं। पहले बात करते हैं चलो साइंस की। देखो साइंस सब्जेक्ट,
पहली बात तो देखो, जो लोग पढ़ रहे हो अभी, 8th में आप लोग होंगे, एक फाइनल एग्ज़ाम देंगे, फिर 9th में जाने वाले हो, तो जिसका साइंस और मैथ स्ट्रांग है उनके लिए तो ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। लेकिन फिर भी साइंस के बारे में आपको बता दूं कि ये जो सब्जेक्ट है ये स्कोरिंग है, इतना याद रखिएगा, ये स्कोरिंग है, क्योंकि इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वो कंबाइंड फॉर्म में आप पढ़ रहे हो। तो केमिस्ट्री हो गई, बायो हो गई, जो भी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो, हाँ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आप कंबाइंड फॉर्म में पढ़ रहे हो। तो इसको क्या करना है आपको, कैसे मतलब टैकल करना है। जो आप 8th की आपको किताब मिली है, जो भी 8th की आपकी एनसीईआरटी चल रही हो, एनसीईआरटी हो गई, और भी जो किताबें या फिर जो आप एक्स्ट्रा साइड किताब पढ़ रहे हो, उसको लाइन टू लाइन, मतलब कम से कम एनसीईआरटी तो प्रेफर करो आप पहले रखो, कि लाइन टू लाइन एनसीईआरटी आप या तो याद कर लो। मैं तो यही बोलूँगा, एनसीईआरटी आप लाइन बाय लाइन याद कर लो। अगर आपको प्रॉब्लम है साइंस समझने में, या मतलब आप थोड़ा वीक हो, तो क्या करो, लाइन टू लाइन पढ़ लो एक बार पहले उसे। वो आपको एग्जैक्टली फ़ायदा देगा वहाँ पे एग्ज़ाम में। जब आप बैठोगे ना तो उसी के लाइन टू लाइन क्वेश्चन कभी कभी मैं एकदम मैच टू मैच करते आ जाते हैं, उसका रिएक्शन या फिर जो भी उसके फार्मूलाज हैं, केमिकल फार्मूलाज, तो वो सेम टू सेम आ जाते हैं। तो एक बार पहले आप एक लाइन टू लाइन रीड कर लियो। इसमें मैं आपको चैप्टर के नाम बोल देता हूँ, चैप्टर्स के नाम फटाफट। देखो चैप्टर्स को आपको ऑलरेडी पते होंगे, क्योंकि आप अभी 8th क्लास में पढ़ चुके हो, तो आपको पता ही होगा, फाइनल एग्ज़ाम आप देने जा रहे हो। तो मैं फटाफट नाम बोल देता हूँ पहले तो। और जिसमें पहला चैप्टर है आपका क्रॉप प्रोडक्शन, पहला जो चैप्टर है आपका क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। दूसरा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड एंड फोए। और तीसरा है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। चौथा मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। देखो जो मेटल्स एंड नॉन मेटल वाला चैप्टर है ना, जो आपका चौथा चैप्टर है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाला, इसमें देखना आपको प्रॉपर्टीज़ थोड़े बहुत लिखी होंगी इनके बारे में जो भी मेटलॉइड्स या फिर मेटल्स के, इनके थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज़ लिखी होंगी, तो आप उसे थोड़ा पढ़ लेना, है ना। पीरियोडिक टेबल में कैसे क्या डिफरेंस आता है, थोड़ा सा पढ़ लेना उसे। फिर पांचवा है आपका कोल पेट्रोलियम, कंबशन एंड फ्लेम। उसके बाद है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। देखो सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इससे भी ढेर सारे सवाल अंदर बन सकते हैं। न्यूक्लियस की खोज कब हुई, और जो भी अंदर माइटोकॉन्ड्रिया या फिर उनके बारे में, सेल फंक्शन के बारे में पूछ सकता है। एक लाइन में पूछेगा, एक लाइन में 4 ऑप्शन रहेंगे आपके पास, खरदने एक को टिक मार देना है, ऐसा गोला भर के। तो अगर आप लाइन टू लाइन रीड किए रहोगे, समझ लो आपका 70 to 80% काम यहीं से बन जाएगा, एनसीईआरटी से ही। तो इसे आप छोड़िएगा मत। फिर है रिप्रोडक्शन इन एनिमल, रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस। फिर है फोर्स एंड प्रेशर, फ्रिक्शन, साउंड। चलो गाइस, बात कर लेते हैं मैथ्स की फटाफट। मैथ्स, इसमें मैं चैप्टर के नाम और इम्पोर्टेंस ही बता देता हूँ आपको। ये देखो इजी तो क्या है, आपके प्रैक्टिस के ऊपर ही डिपेंड करेगा ये टोटली। तो इतना याद रखना, जितना हो सके आपने प्रैक्टिस पे ध्यान दो। तो इसमें पहला फार्मूला क्या है, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस पे जितना ध्यान दोगे खटाखट आपका निकलता जाएगा सवाल। कम से कम जो भी आप पढ़ रहे हो आरएएस या फिर एनसीईआरटी, उसे आप उसे आप जो है ना लगा लो, मतलब जितना उसके एग्जाम्पल से वो प्रैक्टिस कर लो 2-3 राउंड। इसमें चैप्टर का नाम बताते जा रहा हूँ और इम्पोर्टेंस ही मैं बता दूंगा बीच बीच में। पहले चैप्टर का नाम है रेशनल नंबर। फिर उसके बाद है एक्सपोनेंट्स, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, क्यूब एंड क्यूब रूट्स। देखो जो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब, कुछ का स्क्वायर आपको याद होने चाहिए, तो कुछ का याद कर लेना, क्योंकि डायरेक्ट इतना टाइम नहीं रहेगा थोड़ा बहुत स्क्वायर का जैसे निकालने का, तो थोड़ा याद कर लेना। जैसे 24 का अगर मैं बोलूँ क्या होगा, 576, ऐसे 13 का क्या होगा 169, 14 का क्या होगा 196। तो थोड़ा थोड़ा ऐसे करके याद कर लेना। अभी मैं पढ़ा तो नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कि कुछ का याद रहेंगे तो इससे फ़ायदा करेगा। 17 का क्या होगा 289, ऐसे याद मतलब हो जाता है ना करते करते। तो
प्लेइंग विथ नंबर, ऑपरेशंस ऑन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये देखो है थोड़ा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये फंसाता है लोगों को। तो ऑपरेशन ऑन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इस पर आप ध्यान देना। अलजेब्रा, ऑपरेशन ऑन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। उसके बाद आता है फैक्टराइजेशन, उसमें कुछ रूल्स हैं, उसको फॉलो करके फैक्टराइज कर देने होते हैं। फिर उसके बाद इम्पोर्टेंस आता है लीनियर इक्वेशन। अब ऐसा ज़रूरी नहीं कि सबको हार्ड ही लगे, मतलब जिसके प्रैक्टिस है उसको तो इजी ही लग रहा होगा, लेकिन फिर भी लीनियर इक्वेशन भी एक इम्पॉर्टेंट है। परसेंटेज भी आ गया आपका। फिर प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब भाई साहब इससे क्वेश्चन फंसाते हैं लोग। कंपाउंड इंटरेस्ट, ये तो एक नंबर का है। उसके बाद आता है सिंपल वाला डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, डायरेक्ट क्वेश्चन। फिर टाइम एंड वर्क से भी रहता है कि एक आदमी मिलके होता है ना वो क्वेश्चन, वन मैन टू वुमेन मिलके काम इतने दिन में करते हैं, तो कितने लोग मिलके इतने दिन, मतलब वो वाला क्वेश्चन जो आता है वो टाइम एंड वर्क वाला। आप साथ में आप अपने दिमाग में नोट करते चलना और चैप्टर का इंपॉर्टेंस समझते चलना। उससे क्या होगा, जब आप पेपर देखोगे ना, इसके बाद मतलब जो मैं बता दे रहा हूँ उसके बाद पेपर देखोगे तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी खटाखट। क्वाड्रिलेटरल्स, पैरेललोग्राम, कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम एंड पॉलीगॉन, 3 डायमेंशनल फिगर्स, ये सब तो नॉर्मल है। डाटा हैंडलिंग प्रोबेबिलिटी, ये सब। हाँ, एक चैप्टर और है इसमें बहुत तगड़ा वाला, ये आता है आपका वॉल्यूम सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। भाई साहब इसको भी, इसके जो फॉर्मूले हैं ना, वो जो वॉल्यूम के फॉर्मूले हैं, क्यूब क्यूबॉइड जो भी है आपका दिया चैप्टर में, उसको भाई साहब एकदम से मतलब जवान पे होनी चाहिए। सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, वो सब को जवान पे होनी चाहिए खटाखट खटाखट। डायरेक्ट क्वेश्चन तभी बैठ पाएंगे, वरना वहाँ पे जब निकालना इसे बहुत बड़ा बड़ा फिगर बना टाइम लग जाएगा। तो मेन आपका टाइम कौन ले रहा है, यही मैथ्स ही तो ले रहा है। इसमें अगर आपका निकल गया तो पेपर छूटने वाला तो नहीं, इतना याद रखना, अगर बाकी चैप्टर आपने थॉरली रीडिंग कर ली तो। चलो फटाफट नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद आपका क्या आता है, इसके बाद आता है आपका जीके, थोड़ा सा डिस्कशन कर देखो। जीके का क्या डिस्कशन किया जाए, मतलब नॉर्मल, ये फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। जनरल नॉलेज ये तो आप पे ही डिपेंड करता है आप कितना जागरूक हो। पेपर वेपर पढ़ा करो यार, हाँ। देखो जनरल नॉलेज का कोई फिक्स टॉपिक तो है नहीं, फिर भी बता दे रहा हूँ, जैसे कुछ कुछ बोल दे रहा हूँ ऐसे ही। हाईएस्ट एंड लार्जेस्ट जो है पढ़ लेना, सबसे बड़े छोटे भारत में कौन क्या है दुनिया देश में। फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया वर्ल्ड, ये भी थोड़ा देख लेना, है ना। इसको नोट करते चलो, मतलब अगर जैसे टॉपिक वाइज लिखना है तो लिख लो ऐसा थोड़ा। फर्स्ट लेडी ऑफ इंडिया, वुमेन ऑफ इंडिया, मैन ऑफ इंडिया, जो भी है उसको थोड़ा नोट कर लेना। और ये कहता है लेटेस्ट अभी जो करंट अफेयर्स चल रहे हैं, थोड़ा कोरोना वोरोना जो हुआ है बीच में, तो इसके बारे में पढ़ लेना, क्या चेंजेस आए हैं थोड़ा बहुत। ऐसा पेपर वेपर पढ़ते आए हो तो कोई दिक्कत नहीं आई होगी। कुछ चीज़ें आपको थोड़ा जीके की किताब में छोटी पतली वाली जो आती नहीं है उसको ले लेना, बाई कर लेना, या फिर नेट पे सारे अवेलेबल ही होता है जीके, पीडीएफ डाउनलोड कर लेना कहीं से। फिर बेसिक, हाँ लेकिन देखो वही है, सीएचएस है, तो सीएचएस कहाँ है, वाराणसी में है अपना, वाराणसी। तो कम से कम आपको यूपी के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, यूपी से कुछ कुछ क्वेश्चन हो सकता है। वो जो होते हैं ना बेसिक नॉलेज ऑफ उत्तर प्रदेश, मंत्री कौन है, कौन क्या कर रहा है, किसका सिलेक्शन कहाँ हुआ। तो फिर जैसे वाराणसी के बारे में क्या, जैसे कि भारत माता मंदिर कहाँ पे है, या फिर और भी भारत कला भवन कहाँ पे है, काशी विश्वनाथ टेम्पल के बारे में। फिर उसके बाद आता है प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट मिनिस्टर के बारे में। अवार्ड्स के बारे में थोड़ा, मतलब टॉपिक तो ख़त्म ही नहीं होंगे, ऐसे बोलता जाऊंगा, लेकिन क्या करूँ बोल दे रहा हूँ। सोलर सिस्टम, इंटीरियर ऑफ अर्थ, किंगडम डायनेस्टी, और ये बैटल्स जो लड़े गए, मतलब बैटल्स जो लड़े गए थे बड़े बड़े। और फिर बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म, इंडस वैली सिविलाइजेशन, अवार्ड्स, स्पोर्ट्स, ख़त्म ही नहीं होगा जीके। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा एक मतलब उतना बहुत ज़्यादा घुस जाना मत कि 20 नंबर के लिए। एक नॉर्मल अपना जो पेपर पढ़ते आ रहे हो उससे देख लेना, और जो मैं बताया हूँ थोड़ा थोड़ा करके, ऐसा उत्तर प्रदेश के बारे में एक पतला सा कोई भी जीके ले लेना जिसमें थोड़ा करंट अफेयर टाइप का हो। और ये सब बहुत ज़्यादा वास्ट में मत भागना, टाइम बचे तो ही पढ़ना। और रही बात आपकी वो, अब नेक्स्ट बात करते हैं हिंदी की। हिंदी ये तो ठीक ही ठाक है, मतलब हिंदी अगर आप आपका इंग्लिश स्ट्रांग है तो हिंदी थोड़ा वीक हो जाता है, किसी का हिंदी स्ट्रांग रहता है तो इंग्लिश वीक रहता है। तो चलो बात कर लेते हैं। अगर आपका ये हिंदी स्ट्रांग है,
इसका भी देखो हिंदी इंग्लिश दोनों का जो पैटर्न है फिक्स रहता है एकदम से, मतलब आप दोनों में फोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी का पैटर्न में, हिंदी में है क्या, ग्रामर पे आपको ध्यान देना है, ग्रामर पे। जिससे कि पहला है अलंकार, अलंकार छंद संधि स्त्रीलिंग पुल्लिंग और समास। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, लेखक जो आता है भाई साहब, लेखक पूछता ज़रूर है कहीं न कहीं से, लेखक और या फिर उनके जो जो लिखे हैं काम वाम। जैसे जयशंकर प्रसाद ने ऑप्शन दे देगा ऐसे कौन से इसे रचनाएं हैं, रचनाएं उनके लेखक के। पर्यायवाची पर्यायवाची हो गया, अनेकार्थी शब्द, प्रत्यय उपसर्ग, उच्चारण स्थान, विलोम शब्द, मुहावरा, वाक्य के प्रकार, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये भी सही रहता है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये भी पढ़ लेना। अब ग्रामर की बुक उठाना अपने क्लास की, जितना है ना उसमें एक बार पढ़ लेना, भले ही सारे याद ना हो पाए लेकिन एक बार पढ़ लेना तो ध्यान में बैठा रहेगा जाते वक्त। अब देखो जिसकी इंग्लिश जिसका ये स्ट्रांग है तो उसको कभी कभी, मतलब कभी क्या मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि उसको इंग्लिश में, जो इंग्लिश है ये भी 20 ही नंबर का रहेगा, ये भी 20 नंबर का है, 20 मार्क्स। तो उसको इंग्लिश में डर लगेगा फिर। लेकिन इसमें इसका दोनों का क्या है, पैटर्न फिक्स है। तो चाहे तो आप जितना, आपको बाहर से एक्स्ट्रा मत भागने लगना कि यार इंग्लिश नहीं आएगी तो कैसे क्या होगा, बहुत हार्ड है, ऐसा कुछ नहीं। नॉर्मल जो आपकी ग्रामर है पहले उससे पढ़ लो, चाहे उसका टॉपिक में बता देना कुछ कुछ, जैसे यूज ऑफ प्रीपोजिशन, टाइप ऑफ सेंटेंस, इनके एग्जाम्पल्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है, एग्जाम्पल सॉल्व करना, ना कि थ्योरी इंग्लिश में पढ़ो हिंदी में। टाइप ऑफ टेंस, यूज ऑफ वर्ब, सिनोनिम, एटोनिम्स, पार्ट ऑफ स्पीच, इसमें नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव, आइडम्स, मुहावरे जिसको बोलते हो आप लोग, वर्ड करेक्शन। हाँ, वर्ड करेक्शन में देखो रहता है, वर्ड करेक्शन इसमें क्या रहता है कि आपकी स्पेलिंग, जैसे कि मैं लिखा सिलेबस, सिलेबस की स्पेलिंग ऐसे भी लिख देगा, SYLABUS, SYLLABAS, सिलेबस। ऐसे ऐसे बहुत सारा चीज़ बना बना के दे देगा, दो चार स्पेलिंग गलत सही, उसमें आपको टिक द करेक्ट रहेगा, मतलब सही वाला चीज़ चुने। तो ये भी वर्ड करेक्शन है। तो फिर आता है सिंगुलर प्लूरल। तो इंग्लिश में देखो यही सब चीज़ है। अब वही है कि आप कितना अपने, मतलब पहले अपने आपको बेस मत छोड़ना, बेस छोड़ना मत, उसके बाद कहीं और जाना, बेस तैयार कर लो। बेस क्या है, NCERT। और देखो एक बात और बता दूं, अगर बेस आपका तैयार हो गया है, अब फिर भी आपको लग रहा है और कुछ करना है, तो आप बाई कर लो, मैं बताता हूँ क्या। देखो अगर आपका बेस तैयार है तो बेस, पहले तो बेस इज इक्वल टू बेसिक, बेस ही आपका बेसिक है और इज इक्वल टू NCERT, समझ लो, इससे बाहर नहीं। पहले पहले ये करना है, उसके बाद अगर टाइम बच रहा है, अभी आपको 2 महीने टाइम जो भी मिल रहे हैं, 1-1.5 महीने, अगर भी टाइम मिल रहा है, GK आप तो देखते रहिएगा साइड साइड में, प्रैक्टिस खूब मारो जितनी मार सकते हो। मैथ वैथ की जो अपनी किताबें पहले उसको 2-3 बार, उधर से गलत नहीं होना चाहिए। जो चैप्टर मैं बताया हूँ इंपॉर्टेंस के बारे में, उनको थोड़ा ध्यान में बनाए रखना कि इधर से घुमा ना दे सवाल बहुत ज़्यादा, तो उनको प्रैक्टिस कर लियो। और अगर आपको फिर भी, ये तो मैं बताया हूँ कि आप, मेरा हमेशा मानना है कि आप घर से ही कोई चीज़ निकाल सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा कोचिंग वोचिंग जाओ। कोचिंग तो बनारस में भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, वो सब पैसे भी खूब ले रहे हैं, ढेर सारे, 5,000 8,000 10,000 है जो भी। तो अगर इतना लेकिन आप कर लेते हो, कॉपी ऐसा बनाओ अलग से CHS का, टॉपिक वाइज डालना चालू करो, ऐसे टिक मारना चालू करो, खट 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 कितना ख़त्म होता जा रहा है। तो ऐसे करने से फ़ायदा रहेगा कि आपको कॉन्फिडेंस आता रहेगा, मेरा इतना चीज़ ख़त्म हो गया है। पेपर बीच बीच में देखते रहिए आप कि पेपर में कहाँ से क्या पूछ रहा है। और अगर फिर भी आपको लग रहा है, हल्का सा भी डाउट हो रहा है, तो आप अरिहंत का आता है एक, अरिहंत का, वैसे तो मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी जिसको कुछ पता आता ही नहीं है भाई करना क्या है, अभी भी नहीं लग रहा है उसको कि अभी भी डर लग रहा है, तो अरिहंत का आता है, क्लास 9th 6th 12th 11th, ये सब अपना खरीद सकता है, गाइड, CHS गाइड। लेकिन कोई फ़ायदा पहले मिलेगा नहीं अगर वो अपनी NCERT और बेसिक नहीं कंप्लीट किया है अच्छे से। अगर आपका एक राउंड अभी तक कर चुके हो तो एक राउंड जल्दी जल्दी जितना हो सके, टॉपिक जो बताया गया है, ये टॉपिक आप ऐसे कॉपी पे लिख लो, ये वीडियो को देख के या सुन के, जो भी कॉपी पे लिख लो, और ये डिसाइड कर लो तुम्हारा कौन कौन सा स्ट्रांग है, कंप्लीट हो चुका है। अब मैथ में प्रैक्टिस कर सकते हो तो करते रहना, धड़ धड़ धड़। बाकी एग्ज़ाम देख ही रहे हो, 120 मिनट 100 क्वेश्चन, ऐसा दिखने में लग रहा है, बाकी ऐसा कुछ है नहीं। वहाँ पे जब एक्चुअली में आपको इस हफ्ते देखो कई सारी चीज़ें याद ही रहती हैं, टिक मारना ही रहेगा,
मतलब गोला ही भरना रहेगा। और रही बात मैथ की, वो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। फिजिक्स में भी वो जो फिजिक्स वाला पार्ट है, साइंस में फिजिक्स वाला पार्ट है, वो थोड़ा लगाने वाला आ जाता है इमेज उमेज का, तो वो थोड़ा ध्यान दे रहना, ट्रिकी क्वेश्चन बन सकते हैं। बाकी और कहीं आपका समय जाने वाला है तो है नहीं, लेकिन ये है कि टाइम मिल गया है तो थोड़ा आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा इस पर, और घर बैठ के ही आप निकाल सकते हो, मैं गारंटी दे रहा हूँ। अब फिर भी अगर अब एकदम से डर ही लग रहा है तो क्या कुछ किया नहीं जा सकता, फिर जैसा आप सोचो। बाकी वीडियो जैसा लगा हो आप इसे लाइक्स कर दीजिएगा, वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर नए हो। एक नोटिफिकेशन रह गया था मेरे फ्रेंड्स, तो मैं सोचा कि आपको बता दूं। मैंने अभी एक वेबसाइट लॉन्च की है जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उसका वेबसाइट का नाम है वेबसाइट है किसके लिए, वेबसाइट स्टूडेंट्स के लिए है, ओनली फॉर स्टूडेंट्स जो ऐसा मटेरियल सर्च करते रहते हैं कंटेंट कि भैया नेट पर से कुछ मिल जाए हमें बढ़िया बढ़िया कंटेंट। पेड मटेरियल्स भी हैं इसमें, वो भी पेड मटेरियल्स, वो भी फ्री में अपलोडेड हैं। जो आप लोग ढूंढते रहते हो ना वेबसाइट पे कुछ बढ़िया चीज़ मिल जाए अपने क्लास के लिए, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में हैं, और पेड मटेरियल्स भी फ्री में मैंने ढूंढ के अपलोड कर दिए है। तो एक बार आप अब इस वेबसाइट पे जो है विज़िट करिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो जैसा भी हो आप अपना रिव्यू ज़रूर दीजिएगा फ्रेंड्स। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।